हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू चाणक्यम कोचिंग गुरु। सो आज के सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि स्पेशली हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहने वाले हैं। ये जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का सेगमेंट है, ये हर एक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, चाहे आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेबीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर इंडियन इकोनॉमी में आप लोगों के पास में कोई भी सेगमेंट पूछा जाता है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स होगा। तो आई जस्ट होप कि आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है। व्हाट इज द बेसिक बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? ऑप्शन नंबर ए है निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों, बोथ एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। ऑप्शन नंबर बी है केवल निरपेक्ष लाभ, ओनली एब्सोल्यूट एडवांटेज। ऑप्शन नंबर सी है केवल सापेक्ष लाभ, ओनली कंपैरेटिव एडवांटेज। ऑप्शन नंबर डी है विनिमय दर या फिर एक्सचेंज रेट। अगर आप लोगों ने इंडियन इकोनॉमी में आपके इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की थियरीज को थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा, इंटरनेशनल ट्रेड की थियरीज को पढ़ा होगा, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड की कुछ बेसिक थियरीज में हमारे पास में दो मेजर थियरीज आती है। वैसे तो बहुत सारी थियरीज है जो हम स्टडी करते हैं, लेकिन दो बेसिक थियरीज है। एक है आपके पास में एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी, एक है रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियरी या फिर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियरी। अब मेन बात आपने पहले यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जो ये एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थियरी या फिर अपना जो निरपेक्ष लाभ सिद्धांत है, एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी है, ये दी गई थी एडम स्मिथ के द्वारा 1776 में अपनी फेमस बुक वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर। ठीक है। दूसरी जो थियरी है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियरी, ये दी गई थी डेविड रिकार्डो के द्वारा आपकी 1817 में 1817 में ये थियरी दी गई थी। तो पहले तो आपने इन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है, अपने नोट्स में मेंशन कर देना है। अब बात समझिएगा, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार क्या है। अब देखिए, जब हम एडम स्मिथ की बात करते हैं तो एडम स्मिथ की थियरी के अकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है एब्सोल्यूट एडवांटेज। ठीक है। और डेविड रिकार्डो की थियरी के अकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। ठीक है। यानी कि आपके पास में कोई कंट्रीज, अगर हम दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, तो एक कंट्री होती है जिसको डेफिनेटली कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस ज्यादा होते हैं, एक को कम होते हैं। तो उस तरीके से ये थियरीज हमारी बात करती है। ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे डायरेक्टली पूछा नहीं गया है कि डेविड रिकार्डो के अकॉर्डिंग है या फिर एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग है। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही आपके पास में यहाँ पे बोथ एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज जो है आपका इंटरनेशनल ट्रेड का बेसिक है। ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं जो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको समझाई है, बताई है। प्लीज इसको अपने नोट्स में मेंशन करना मत भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है विच विच इज़ द मेन गार्डियन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड को कौन देखता है, हम ये कह सकते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड का जो गार्डियन हम कह सकते हैं वो कह सकते हैं डब्ल्यूटीओ को। डब्ल्यूटीओ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होने वाले जितना भी हमारा ट्रेड होगा उसको देखेगा, उसको संभालेगा। अब डब्ल्यूटीओ हमारा बना था 1 जनवरी 1995 को। ठीक है। ये आपके पास में बना था, गेट की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उरुग्वे राउंड हम जिसको बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। उरुग्वे राउंड जिसको बोलते हैं, उसमें आपके पास में ये बना था डब्ल्यूटीओ। इससे पहले हमारा गेट था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है जी, 1948 के अराउंड जो आपका बना था। तो इसी को रिप्लेस करके 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई थी। और अगर हम आईएमएफ की बात करते हैं तो आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये रिलेट करता है, डील करता है करेंसी स्टेबलाइजेशन के साथ में या फिर इकोनॉमीज के बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबलाइजेशन के साथ में। और दूसरा है आईबीआरडी, जिसको हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। आईबीआरडी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये डील करता है आपके पास डेवलपमेंट लोन से रिलेटेड। ठीक है जी। और जो आईएफसी है ये है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप में से ही एक आता है। और ये हमारे पास में इन्वेस्टमेंट लोन आदि से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड के रिलेशन में यही हमारा सही आंसर होगा, डब्ल्यूटीओ। चलिए
अगला क्वेश्चन है मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मेंट बाय फ्री ट्रेड। आयात को कम किया जाता है, आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, आयात और निर्यात पर कोई शुल्क नहीं होता है, आयातित वस्तुएं कर मुक्त होती है। अब देखिए फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि आयात और निर्यात पे किसी भी तरीके का कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा, चाहे आपका शुल्क की बात हो, चाहे कोटा की बात हो, चाहे किसी भी चीज की बात हो, कोई भी प्रतिबंध आपके पास नहीं होगा, उसको कहा जाएगा फ्री ट्रेड, कि आसानी से कोई भी कंट्रीज एक दूसरे के साथ में व्यापार कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ शुल्क यानी कि ड्यूटीज ही इसमें शामिल नहीं होती, इसमें टैरिफ कोटा वगैरह सारी चीजें आती है, ठीक है। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, किसके अंदर, फ्री ट्रेड के अंदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सुपर 301 क्या है, व्हाट इज सुपर 301। अब ये जो सुपर 301 है ना, ये है आपके पास में एक्चुअली में यूएस ट्रेड एक्ट 1974 की, देखिए यूएस ट्रेड एक्ट 1974 की सेक्शन 301 की बात की जा रही है, सेक्शन 301 की बात की जा रही है, ठीक है। अब इस सेक्शन 301 के अकॉर्डिंग ना यूएस को ये पावर दी गई है। देखिए ऑप्शन नंबर सी हम देखें तो डायरेक्टली यहाँ हम कह सकते हैं अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है, ठीक है। मतलब इसका उपयोग जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के खिलाफ किया जा सकता है, ठीक है ना, ये हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई जस्ट होप आप सभी को समझ में आ चुका है कि यूएस ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 301 की यहाँ पे बात की गई है, सुपर 301, और इसके अंदर यूएस को अधिकार है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के खिलाफ जो है वो एक्शन ले सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है डंकल ड्राफ्ट क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा डंकल ड्राफ्ट से रिलेटेड, आप सभी को ये पता होना चाहिए, बिकॉज चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूजीसी नेट की कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये डंकल ड्राफ्ट की नॉलेज होना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए किससे रिलेटेड है, उरुग्वे चक्र समझौते से, यानी कि उरुग्वे राउंड एग्रीमेंट से रिलेटेड है, नाभिकीय शक्ति वाले देशों पर आर्थिक प्रतिबंध से संबंधित है, विश्व सांस्कृतिक धरोहर भवनों की सुरक्षा से संबंधित है, या फिर मादक औषधि के व्यापार को रोकने से संबंधित है। अगर हम डंकल ड्राफ्ट की बात करते हैं ना बेटा, तो डंकल ड्राफ्ट जो है ये 1986 में गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के अंतर्गत एक बैठक हुई थी, उरुग्वे राउंड जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड है हमारा, ठीक है। आंसर तो आपका डायरेक्टली मिल चुका है आपके पास, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो उरुग्वे राउंड था ना, इसका जो उद्देश्य था, इस राउंड का मेन ऑब्जेक्टिव था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाना, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना, और इसी के अंतर्गत अर्थर डंकल हुए, अर्थर डंकल नामक अधिकारी ने एक ड्राफ्ट पेश किया था, ठीक है। इसी ड्राफ्ट को हम क्या कहते हैं, डंकल ड्राफ्ट कहते हैं। अब एक्चुअली में इस ड्राफ्ट के अंदर क्या था कि भाई ट्रेड को लिबरलाइज किया जाए, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लिबरलाइज किया जाए, किसी भी तरीके की, मतलब हम कह सकते हैं कि जो टैरिफ एंड कोटाज लगते हैं ना उनको कम किया जाए, ताकि जो व्यापार है वो हमारा आसानी से सुचारू रूप से एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में हो सके, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं इसमें आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह से रिलेटेड काम किए गए, आपके ट्रिप्स एंड टीम्स वगैरह चीज़ें हैं, WTO है, वो भी हमारी इसी के अंतर्गत आया था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो डंकल ड्राफ्ट है ये हमारा उरुग्वे राउंड से रिलेटेड था, जो कि आपके पास में गेट का एक राउंड हम कह सकते हैं माना जाता है, ठीक है। तो आई जस्ट होप आप सभी को समझ में आ गया है कि क्या इसके अंतर्गत हुआ था और डंकल ड्राफ्ट एक्चुअली में रिलेट किसके साथ में करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा ब्रेक इवन बिंदु क्या होता है, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट किसको कहा जाता है। अब अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है ये आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जब फर्म लाभ कमा रही होती है, जब फर्म को हानि हो रही होती है, जब फर्म को ना लाभ होता है ना हानि होती है, इसका लाभ हानि से कोई संबंध नहीं होता, बिल्कुल एब्सोल्युटली ये ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा हमारे पास। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं ना कि ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब होता है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि जब फर्म को ना तो लाभ हो रहा होता है और ना ही हानि हो रही होती है, ठीक है। मान लो कोई फर्म है, उसने किसी कमोडिटी को बनाया, बनाने में लगा 5000 रुपीज का खर्चा, ठीक है, कॉस्ट आई 5000 रुपीज की, और जब उसको बेचा तो
प्राइस कितना मिला, कितने प्राइस पे बेचा, 5,000 रुपए पे ही बेच दिया। तो इसका मतलब कोई भी फायदा नहीं हुआ, कोई भी नुकसान नहीं हुआ, जितना पैसा लगा था उतना ही वापस भी आ गया। इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझें तो डायग्रामेटिकली आप इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, ये देखिए। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये बनेगा हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व, एंड आपके पास में ये बनेगा हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, एंड ये बनेगा हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है जी, एवरेज कॉस्ट कर्व। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे है ई पॉइंट, इसी को हम ब्रेक इवन पॉइंट का नाम देंगे, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट का नाम देंगे। इट मीन्स यहाँ पे प्राइस डिसाइड किया गया है ओ पी के इक्वल, एंड आपके पास क्वांटिटी है आपके ओ क्यू के इक्वल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट, ठीक है, एवरेज कॉस्ट और आपका एवरेज रेवेन्यू को ही प्राइस कहा जाता है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ कमोडिटी, यानी कि एक वस्तु को पर यूनिट बनाने में कितना खर्च आया, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एक कमोडिटी, मान लो एक मशीन बनाई, उसको बनाने में 5,000 रुपए का खर्च आया, तो इट मीन्स ए सी हो गया 5,000, एंड पी, पी आपके पास में क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू मतलब पर यूनिट प्राइस, कि कितने में एक यूनिट को बेचा, तो 5,000 में ही एक यूनिट को बेचा। इट मीन्स यहाँ पे आपके पास में ए सी और ए आर बराबर है, कहाँ पे, इस ई पॉइंट पे, जहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो कि डार्क कलर का, रेड कलर का डार्क सर्कल बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ई पॉइंट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा, जहाँ पे कि हमारे पास में ना तो प्रॉफिट है और ना ही लॉस है। सपोज कीजिएगा, थोड़ा सा और एडवांस में मैं आपको बता देती हूँ कि क्या सिस्टम है। मान लीजिए हमारे पास में एवरेज कॉस्ट थोड़ी सी ऊपर चली जाती इस तरीके से, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट अगर हमारी ऊपर चली जाती तो आप देख सकते हो कि प्राइस हमारा नीचे रह गया था ओ पी के इक्वल, लेकिन जो कॉस्ट है हमारी वो ऊपर चली गई है। इट मीन्स कॉस्ट हमारी ज़्यादा आ गई है कमोडिटी को बनाने में और प्राइस हमारा कम है। जैसे कि कॉस्ट लगी हमारी कमोडिटी को बनाने में 5,000, लेकिन जब हमने प्रोडक्ट को बेचा वो बिका सिर्फ 3,000 में, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा लॉस की सिचुएशन, कि कंपनी को या फिर फर्म को लॉस हो गया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर यही एवरेज कॉस्ट कर्व हमारा नीचे को आ जाता कुछ इस तरीके से, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या सिस्टम है हमारा। यहाँ पे कॉस्ट हमारी कम हो गई, ठीक है, कॉस्ट कर्व हमारा नीचे को आ गया, लेकिन हमारे पास में प्राइस है ज़्यादा ओ पी के इक्वल, लेकिन कॉस्ट हमारी नीचे को आ गई इस तरीके से। मतलब कॉस्ट है हमारी 5,000 रुपये, और जब हमने प्रोडक्ट को बेचा वो बिका हमारा 8,000 रुपये में। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास में प्रॉफिट हो गया इकोनॉमी में, ठीक है, किसी भी फर्म को प्रॉफिट हो गया, 3,000 रुपये का यहाँ पे बेनिफिट हो गया, तो इसको प्रॉफिट की सिचुएशन कही जाएगी। और ऊपर वाला जो केस होगा लॉस का सिचुएशन कहलाएगी, एंड जो बीच वाला ये वाला पॉइंट होगा ये हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा, जहाँ पे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निर्यात शुल्क इकाइयां वे फर्म होती है जिनसे आशा की जाती है कि वे, यानी कि एक्सपोर्ट ड्यूटी यूनिट्स आर दोज फर्म्स विच आर एक्सपेक्टेड टू। अब देखिए, एक्सपोर्ट ड्यूटी यूनिट आर दोज फर्म्स विच आर एक्सपेक्टेड टू, उनसे ना ये आशा की जाती है कि वो अपने उत्पादन का बड़ा भाग निर्यात करे, मतलब कि वो जो है उत्पादन का ज़्यादा ज़्यादा भाग निर्यात करे। एक्सपोर्ट अ मेजर पार्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन, नाम से ही पता चल रहा है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो फर्म्स हमारी ज़्यादा निर्यात करती है, एक्सपोर्ट करती है, उसको हम क्या कह सकते हैं, निर्यात शुल्क इकाइयाँ कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईसीजीसी संबंधित है। ईसीजीसी किससे रिलेटेड है आपके पास, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये आपके पास में यहाँ पे फुल फॉर्म है। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो ईसीजीसी की फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। और ये आपके पास में संबंधित होती है किसके साथ, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग एंड इंश्योरेंस के साथ में, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग एंड इंश्योरेंस के साथ ये डील करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्रेड पॉइंट की स्थापना का उद्देश्य है। द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड पॉइंट इज, ट्रेड पॉइंट की जो स्थापना है उसका उद्देश्य होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट सूचना का आदान प्रदान करना, ठीक है। यानी कि एक्सपोर्ट
यानी कि आयात निर्यात संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला केंद्र, सेंटर फॉर एक्सचेंज ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंफॉर्मेशन, के कितना आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कितना कितना हो रहा है, उसको कहा जाता है आपका ट्रेड पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि आईपीआर से संबंधित ट्रिप्स और व्यापार से संबंधित निवेश उपाय ट्रिम्स किससे संबंधित है। सिंपली यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम ये देख सकते हैं कि ट्रिप्स और ट्रिम्स जो है हमारे पास में किससे रिलेटेड होता है। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ये आपके पास में किससे रिलेट करता है। अभी अभी मैंने आपको डंकल ड्राफ्ट बताया था। डंकल ड्राफ्ट मैंने बताया था कि इसमें आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात की गई थी, ट्रिप्स की बात की गई थी, ट्रिम्स की बात की गई थी। तो एब्सोल्युटली ये आपके पास में इसी डंकल ड्राफ्ट से रिलेटेड है और डंकल ड्राफ्ट आपके उरुग्वे राउंड से रिलेटेड है। ठीक है, 1995। चलिए अगला क्वेश्चन है, नियोजन काल में भारत का विदेशी व्यापार ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड इंडियाज फॉरेन ट्रेड केवल मात्रा में बढ़ा है, केवल मूल्य में बढ़ा है, मात्रा व मूल्य दोनों में बढ़ा है, ठीक है, या फिर मात्रा व मूल्य दोनों में घटा है। अब देखिए नियोजन के दौरान जब हमने इकोनॉमिक प्लानिंग को स्टार्ट किया उसके दौरान जो है हमारा जो व्यापार है वो हमारा दोनों बढ़ा है। ठीक है, बढ़ा है मतलब किस में, मात्रा में भी बढ़ा है और आपका मूल्य में भी बढ़ा है। ठीक है, दोनों में बढ़ा है। अगर हम बात करें 1950 एंड 51 की, तो उस टाइम इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता था ना वो था 1.3 बिलियन डॉलर के आसपास। ठीक है, 1.3 बिलियन डॉलर के आसपास था आपके 1950-51 में। लेकिन 2024-25 के आसपास की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास ये जो ट्रेड है वो बढ़ के कितना हुआ है, 778 यानी कि 778 बिलियन डॉलर हो गया है। ठीक है, 778 बिलियन डॉलर हो गया है। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं कि मात्रा में भी बढ़ा है और आपके पास में मूल्य में भी बढ़ा है, दोनों में बढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में नियोजन काल में व्यापार संतुलन की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है। इन टर्म्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड इन इंडिया विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सभी वर्षों में अनुकूल रहा, सभी वर्षों में प्रतिकूल रहा है, केवल 2 वर्षों में अनुकूल रहा है, केवल 2 वर्षों में प्रतिकूल रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नियोजन काल में भारत का जो व्यापार संतुलन है वो सभी वर्षों में वैसे आपका प्रतिकूल रहा है। ठीक है, हम कह सकते हैं सभी वर्षों में वैसे प्रतिकूल रहा है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट जो है आपका जस्ट वन सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा वैसे सही होने वाला है। ठीक है, बाकी इसमें इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आगे भी आने वाले हैं तो उसको हम वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, 2-3 बातें हैं जो आपको बतानी है, लेकिन एब्सोल्युटली मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है तो मैं वहीं पे आपको चीज़ें क्लियर करती हूँ। ठीक है, ये देखिए किस 2 वर्ष में भारत में व्यापार संतुलन अनुकूल रहा है, जस्ट यही बात है जो मैं आपको ऊपर बताने वाली थी। अब देखिए इन विच 2 ईयर्स वॉज इंडियाज बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल, किस वर्ष इंडिया का जो व्यापार संतुलन है वो आपका अनुकूल रहा, ये रहा 1972-73 और 75-76 में, 1972-73 और 75-76 में। तो हम कह सकते हैं कि बाकी तो सारे वर्षों में हमारे पास जो व्यापार संतुलन है वो हमारा प्रतिकूल रहा, लेकिन यहाँ पे हमारा जो व्यापार संतुलन है वो अनुकूल रहा है। ठीक है, ये सिस्टम है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विगत कुछ वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इन रिसेंट ईयर्स विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इंडियाज फॉरेन ट्रेड, आयात कम हुआ है, निर्यात कम हुआ है, आयात कम हुआ है किंतु निर्यात बढ़ा है, आयात और निर्यात दोनों बढ़े हैं। अब देखिए आयात और निर्यात इंडिया के दोनों ही बड़े हैं पिछले कुछ वर्षों में। ठीक है, और कितने बड़े हैं हम ये कह सकते हैं 2023-24 में जो इंडिया का एक्सपोर्ट था, अगर हम 23-24 के डाटा की बात करते हैं तो वो था आपके पास, एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं स्पेशली, वो था हमारा 778 बिलियन डॉलर। ठीक है, बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट, और जो इंपोर्ट था वो था आपके पास में कितना, 890 बिलियन डॉलर, 890 बिलियन डॉलर। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है, योजनावधि में कितनी बार भारत का विदेशी व्यापार शेष अनुकूल रहा है। तो विदेशी व्यापार शेष आपके पास में अभी अभी मैंने आपको बताया केवल 2 बार ही हमारा अनुकूल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया? ये इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड जो है आपके पास वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, यानी कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है जी। और ये जो आपका फंड, जस्ट अभी मैं यही बताने वाली थी कि हमारा जो इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड है, इसकी स्थापना की कब गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1996 में। 1996 में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मूल्यानुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात व्यापार का अकॉर्डिंग टू वैल्यू इंडियाज एक्सपोर्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट? इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट के 1% से भी कम है। ठीक है, मतलब लेस देन 1%। ठीक है ना, ये हम एक्चुअली में हम गुड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, गुड्स की बात कर रहे हैं, वस्तुओं का जो एक्सपोर्ट है वो लेस देन 1% है, लेकिन सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है वो है आपका 4.3% के आसपास। ठीक है, सर्विसेज मतलब हम बोलते हैं ना वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात आयात करना, तो वस्तुओं का जब निर्यात की बात आती है तो वो लेस देन 1% है, और सेवाओं के यानी कि सर्विसेज के एक्सपोर्ट की जब बात आती है तो वो 4.3% के आसपास है, अकॉर्डिंग टू WTO रिपोर्ट 2024। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा निर्यात मद है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम? इंडिया की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम है इंजीनियरिंग वस्तुएं। इंजीनियरिंग वस्तुएं एक्चुअली में जो मैं डाटा आपको अभी बता रही हूँ, ये डाटा मैं अभी लेटेस्ट वाला बता रही हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2025। तो आप, मुझे लगता है कि ऑप्शन यहाँ पे वैसे सही नहीं दिए गए हैं, तो आप लिख सकते हैं इंजीनियरिंग वस्तुएं। ठीक है, और इसका जो एक्सपोर्ट किया जाता है, कितना किया जाता है? 26.7% इंडिया के द्वारा। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन, एक्चुअली में आप 2025 का डाटा देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई थिंक ये ऑप्शन में इसलिए शामिल नहीं है क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि पुराना डाटा की बात की गई है, लेकिन मुझे लगता है कि नया डाटा, लेटेस्ट डाटा देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल में निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक तीव्र वृद्धि हुई है? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज शोन द फास्टेस्ट ग्रोथ? किसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है? ये हुई है हमारे पास में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स एंड आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट ग्रोथ आपके पास में 32.4% रहा है, 32.4% रहा है 2023-24 के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत से सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषण का निर्यात किस देश को होता है? इंडिया एक्सपोर्ट जेम्स एंड ज्वेलरीज ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू टू विच कंट्री? किस कंट्री को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है? यूएसए को। ठीक है जी, यूएसए को सबसे ज्यादा निर्यात की जाती है जेम्स एंड ज्वेलरीज। चलिए अगला क्वेश्चन है, समुदाय संगठन के अनुसार भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग किसको जाता है? अकॉर्डिंग टू कम्युनिटीज ऑर्गेनाइजेशंस द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट गोज टू? किसको जाता है? ये मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ, ये जाता है यूरोपियन संघ को, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, यूरोपियन संघ को जाता है। कितना कितना परसेंट जाता है? देखिए, निर्यात का सबसे बड़ा भाग यूरोपियन संघ को कितना जाता है? आपका 16% के आसपास। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय चमड़े का सबसे ज्यादा सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? ठीक है, इंडियन लेदर इज एक्सपोर्टेड टू मोस्ट द मोस्ट टू, किसको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है? यूएई को। ठीक है जी, यूनाइटेड अरब अमीरात को। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है? विच एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू इंडियाज एक्सपोर्ट अर्निंग? यानी कि किस चीज़ के निर्यात से, यानी कि किन वस्तुओं का निर्यात करेंगे जिससे कि हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग बढ़ेगी? ठीक है, तो इसमें आता है इंजीनियरिंग गुड्स। ऑब्वियसली अभी मैंने लेटेस्ट डाटा की आपको बात करी थी कि इंजीनियरिंग गुड्स सबसे ज़्यादा हमारी बिकती है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा इंजीनियरिंग गुड्स ही अकॉर्डिंग टू 2025 सही होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
भारत की किस नकदी फसल से निर्यात द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? विच कैश क्रॉप ऑफ इंडिया अर्न्स द मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट? यानी कि किस क्रॉप को हम बेचते हैं जिससे कि ज़्यादा हमको इंटरनेशनल हम कह सकते हैं इंटरनेशनल मनी या फिर विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, समथिंग लाइक दैट। तो ये आपके पास में चाय होगा, ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो चाय होगा, यानी कि चाय हम सबसे ज़्यादा बेचते हैं जिससे सबसे ज़्यादा मुद्रा हमारे पास में आती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निर्यात की वस्तु है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपोर्ट आइटम ऑफ इंडिया? एक्सपोर्ट आइटम ऑफ इंडिया क्या है? ये है ऑब्वियसली, अभी मैंने चाय आपको बताया, ठीक है, चाय हम बेचते हैं तो ऑब्वियसली यही हमारे पास में होगा। बाकी की चीज़ें तो हम खरीदते हैं, ठीक है, मेडिसिन हम खरीदते हैं, पेट्रोलियम हम खरीदते हैं, फर्टिलाइजर्स हम खरीदते हैं। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा एक्सपोर्टेबल आइटम होगा। 27 है, किस क्षेत्र के निर्यात मूल्यों ने विगत वर्षों में सर्वाधिक योगदान दिया है? विच सेक्टर्स एक्सपोर्ट हैव कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट इन रीसेंट ईयर्स? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आपका सही आंसर होने वाला है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास में बड़े हैं, यानी कि ज़्यादा निर्यात हमारा होने लगा है इनका। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 1950 में विश्व निर्यात में भारत का योगदान 1.85% था। भारत वर्तमान में यह लगभग कितना प्रतिशत है? वर्तमान में यह लगभग आपके पास में 2% के आसपास है, ठीक है, 2% के आसपास है। अकॉर्डिंग टू आई थिंक ये 2024 के आसपास की बात की जा रही है, तभी जाके ये ऑप्शन हमारे इस तरीके के दिए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू WTO रिपोर्ट 2024 ये हमारे पास में 2% होगा, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है? आयात नहीं की जाती है वस्तु, ठीक है, रसायन एवं रासायनिक सामान, अभ्रक, औषधियाँ, लौह धातु। अब ये जो रसायन है, केमिकल प्रोडक्ट्स है, ये मंगवाए जाते हैं भारत में। आयात का मतलब है इंपोर्ट करना, इंपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। औषधियाँ, मेडिसिन, अभी अभी बताया कि मेडिसिन भी हम मंगवाते हैं, लौह वस्तुएं हैं ये भी हम मंगवाते हैं, लेकिन जो ये मिक्का है यानी कि आपके अभ्रक हैं ये हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इट मीन्स ये हमारी इंपोर्टेबल कमोडिटी नहीं बल्कि एक्सपोर्टेबल कमोडिटी होनी चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में भारत में आयात के सबसे बड़े मद है, आयात के यानी कि इंपोर्ट कमोडिटी सबसे ज्यादा कौन सी है? पेट्रोलियम उत्पाद है, या फिर हम कह सकते हैं, देखिए, पेट्रोलियम पदार्थ एवं अनाज, पूंजीगत वस्तु एवं पेट्रोलियम पदार्थ एवं रासायनिक उर्वरक, एंड आपके जवाहरात एवं पेट्रोलियम पदार्थ, ज्वेलरीज वगैरह नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम किसका कर रहे हैं? हम कर रहे हैं पेट्रोलियम पदार्थ और रासायनिक उर्वरकों का, ठीक है जी, केमिकल फर्टिलाइजर्स का हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? विद विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज डज इंडिया हैव द लार्जेस्ट इंपोर्ट ट्रेड? लार्जेस्ट इंपोर्ट ट्रेड जो है किसके साथ में है? ये है ओपेक कंट्रीज के साथ में, ठीक है, ओपेक कंट्रीज के साथ। क्रूड ऑयल इंपोर्ट मेजरली फ्रॉम ओपेक, ठीक है, जो ऑयल होता है वो क्रूड ऑयल हमारा, पेट्रोलियम वगैरह जो हमारा सबसे ज्यादा ओपेक कंट्री से हम लेते हैं, ठीक है जी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की आयात की एक वस्तु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपोर्ट आइटम ऑफ इंडिया? इंपोर्ट करते हैं हम, किस चीज का इंपोर्ट करते हैं? हम करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, वस्त्र, टेक्सटाइल हम तो भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। पर्ल्स यानी कि मोती है हमारे पास में, इसको भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। हैंडक्राफ्ट है हमारे पास, हैंडीक्राफ्ट है, इसको भी हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग गुड्स जो है ना, इसको हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, आयात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। एंड आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, LNG के आयात के लिए भारत में पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है जी, तो ये LNG टर्मिनल जो है सबसे पहला ये स्थापित किया गया था हमारी दहेज में, ठीक है, दहेज जो कि आपका गुजरात में स्थित है, यहाँ पे आपका ये जो टर्मिनल है ये आपका लगाया गया था, ठीक है जी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, आज के 33 क्वेश्चंस जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से संबंधित हमने डिस्कस किए हैं। आई जस्ट होप आप सभी ने इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि जैसे हमने ये इंटरनेशनल ट्रेड की थियरीज के बारे में मैंने आप सभी को कुछ बताया है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो अगर आप लोग चाहते हो कि कंप्लीटली आपको इसके बारे में जानना है कि कौन कौन सी इंटरनेशनल ट्रेड थियरीज है, क्या क्या बताती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि हम एक डिटेल्ड वीडियो इस चीज़ के ऊपर भी लेकर आ सकें। बाकी विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, एंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।